गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार में। प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? फल परिरक्षण। जिसको आपको पता है कि कल हमने फल परिरक्षण का जो पहला पार्ट था उसके क्वेश्चंस को देख लिया था। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन और लेके आए। जैसा कि आपको पता है कि फल परिरक्षण जो है एक बड़ा टॉपिक है और काफी चीजें इसके अंदर आती हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो कल से रह गए थे उनको अपन आज जो है सॉल्व करवाएंगे। एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ा जा सके। बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ना। क्लास को शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, टॉपिक कौन सा है? फल परिरक्षण। और पार्ट कौन सा है इसका? सेकंड है। आज जो सेकंड पार्ट है अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है फल परिरक्षण वाला, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच गए थे, आज उनको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर असत्य कथन का चयन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको दिए गए कथनों को पढ़ना है और इनके अंदर से कौन सा जो कथन है असत्य कथन है इसका क्या करना है? चयन करना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। कथनों को पढ़िए और असत्य जो कथन है उसका चयन कीजिए। पहला है, मृदु प्रतिरोधी पदार्थ के रूप में चीनी की 65 से 70% मात्रा का उपयोग किया जाता है। 65 to 70% क्वांटिटी ऑफ शुगर इज यूज्ड एज अ सॉफ्टनिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि मृदु प्रतिरोधी जो पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से इनको कहते हैं कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका प्रयोग सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध किया जाता है, या ये खाद्य पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, इनको बोलते हैं मृदु प्रतिरोधी पदार्थ। तो इसमें कहा जा रहा है कि 65 से 70% जो होता है चीनी, ये क्या करता है? मृदु प्रतिरोधी पदार्थ में काम आती है। उसके बाद है 6 से 8% नमक की उपस्थिति अचार व चटनी में स्थायी परिरक्षण का कार्य करती है। प्रेजेंस ऑफ 6 to 8% सॉल्ट एक्ट्स एज परमानेंट प्रिजर्वेशन इन पिकल्स एंड चटनीज, है ना। यानी कि 6 से 8% जो नमक होता है वो अचार और चटनी को स्थायी परिरक्षण के अंदर क्या करता है? सुरक्षित करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, किसी भी खाद्य पदार्थ में 2% एसिटिक अम्ल सूक्ष्म जीवों को मारकर परिरक्षण का कार्य करता है। 2% एसिटिक एसिड एनी फूड आइटम एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद में है, लैक्टिक अम्ल किण्वन अचार में अस्थायी परिरक्षण का कार्य करता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक्ट्स एज टेम्परेरी प्रिजर्वेशन इन पिकल्स। और लास्ट स्टेटमेंट है कि अधिकांश एंजाइम की समुचित क्रिया 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम फंक्शन प्रॉपरली एट 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब बताओ इसका जो आंसर है वो कौन सा सही है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन हार्ड नहीं है। कई सारे स्टेटमेंट को यहाँ पर मिलाया गया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर आप दीजिए। देखो 1, 2 व 4 जो है ये गलत है, 3, 4 व 5 गलत है, 1 व 2 व 4 गलत है, 2, 3 व 4 ये गलत है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें, बिल्कुल कुछ बच्चे आंसर देने भी लग गए हैं, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चों का आंसर भी आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर कौन सा होता है। देखो, मृदु प्रतिरोधी पदार्थों के रूप में चीनी की 65 से 70% मात्रा का उपयोग किया जाता है, तो गलत है भाई। मृदु प्रतिरोधी पदार्थ में अस्थायी के अंदर 42 से 50% तक चीनी होती है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर होती है कितनी परसेंट? इसको कह सकते हैं 42 से कितना परसेंट? 50% तक काम आती है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। 6 से 8% नमक की उपस्थिति अचार चटनी के स्थायी परिरक्षण में, गलत। स्थायी परिरक्षण में 6 से 8 नहीं होता, तो ये कितना होगा? 12 से 15%। ठीक है, कितना परसेंट होगा? 12 से लेकर कितना परसेंट? 15%। 6 से 8 जो है अस्थायी में चल भी सकता था, है ना, लेकिन स्थायी में कितना होगा? 12 से 15। ऑप्शन डिपेंड करेगा, अगर 15 से 25 तक भी हुआ तो उसको सही माना जाएगा। बाकी जो औसतन होता है वो कितना होता है? 12 से 15%। उसके बाद है, किसी भी खाद्य पदार्थ में 2% एसिटिक अम्ल सूक्ष्म जीवों को मारकर परिरक्षण का कार्य करता है, तो ठीक है। एसिटिक अम्ल कितना काम में लेते हैं? 1.5 से 2%। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लैक्टिक अम्ल किण्वन में अचार में अस्थायी परिरक्षण जो होता है
परिरक्षण का कार्य करता है। जो लैक्टिक एसिड है ना वो अचार के किण्वन में कैसा है, अस्थायी, तो गलत है। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो स्थायी में होता है। किस में होता है, स्थायी में, अस्थायी के अंदर नहीं होता। कौन से में होता है, स्थायी के अंदर। और लास्ट में है अधिकांश एंजाइम की समुचित क्रिया 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही है। अब गलत कौन कौन से, एक गलत है, उसके बाद में कौन सा गलत है, दो गलत है, और कौन सा गलत है, चार गलत है। 1, 2 और 4 ऐसा कहां पर आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन के अंदर। मजे की बात यह है कि आप में से सभी बच्चों के जो आंसर हैं वो लगभग कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। कौन सा है, ए जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैम किससे तैयार किया जाता है। व्हाट इज जैम प्रिपेयर्ड फ्रॉम, आपको बताना है बेटा कि जो जैम होता है वो किससे तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर है फल पैक्टिन और गूदा, फ्रूट पैक्टिन एंड पल्प, केवल फलों का गूदा, फ्रूट पल्प ओनली। उसके बाद है केवल फलों का पैक्टिन, पैक्टिन फ्रूट्स ओनली, पैक्टिन गूदा बीज व छिलके का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ पैक्टिन पल्प सीड एंड पील। बताओ जैम किससे तैयार किया जाता है ना, जैम। और आपको याद रखना है कि जो सर्वश्रेष्ठ जैम है वो किससे बनता है, तो सर्वश्रेष्ठ जैम बनता है किससे, सेब से, है ना। यह बात आपको याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ जैम किससे बनता है, सेब से बनता है ना। और उसके अलावा जो उपयुक्त फल हैं जैम बनाने के लिए, कौन से फल हैं, उपयुक्त फल हैं, इनकी अगर हम बात करें तो उपयुक्त फलों के अंदर कौन सा आता है, उपयुक्त फलों के अंदर आता है पाइन एप्पल। कौन सा आता है, पाइन एप्पल आता है। पाइन एप्पल के बाद अगर हम बात करें तो कौन सा आता है, केला आता है। केले के बाद बात करें तो है पपीता, और पपीता के बाद में आता है गाजर। ठीक है, पपीता और पपीता के बाद कौन सा आता है, गाजर आता है। ठीक है, चलिए क्लियर है बेटा। सर्वश्रेष्ठ जो जैम है वो सेब का बनता है। उपयुक्त फल कौन से, पाइनएप्पल, केला, पपीता और गाजर। तो इसके अंदर जो सबसे बढ़िया है तो फल पैक्टिन और गूदा। तो पैक्टिन का तो अपन क्या करेंगे, पैक्टिन जो है, पैक्टिन से तो क्या बनती है, जेली बनती है। क्या बनती है पैक्टिन से, जेली। ठीक है ना, पैक्टिन से क्या बनता है, जेली बनता है, जेली। जेली की बात करें तो जेली बनाने के लिए जो मुख्य अवयव है वो कौन सा है, पैक्टिन है। कौन सा है, पैक्टिन। तो बात करें केवल फलों का पैक्टिन, तो यहाँ पैक्टिन काम नहीं आएगा। ये पैक्टिन गूदा बीज ये तो बिल्कुल ही काम नहीं आएगा। तो फलों का गूदा, और इसके साथ में अगर हम क्या मिला दें, चीनी मिला दें। क्या मिला दें, चीनी मिला दें, तो ये जैम बनाने के लिए सबसे बढ़िया हो जाएगा। तो फ्रूट पल्प ओनली, यहाँ पे क्या काम आता है, फ्रूट का जो पल्प है वो काम में आता है। ठीक है, अगर जेली बनानी हो तो जेली बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स पैक्टिन चाहिए। पैक्टिन जो फलों का रस होता है पैक्टिन वाला, वो आवश्यक होता है किसके लिए, जेली बनाने के लिए। चलो अब एक चीज यहां पर देखना है, जैम के अवयव देख लो, चलो दिक्कत नहीं आएगी। जैम के अवयव है ना, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो अवयव देखेंगे तो अवयव के अंदर जो है आपको सब चीजें पता चल जाएगा। ठीक है, जैम के अवयव सबसे पहले अगर हम बात करें तो उपयुक्त फल आपको बता ही दिया है। कौन कौन सी चीज होती है इसके अंदर, उपयुक्त फल। तो उपयुक्त फल की बात करें तो यहां पर सबसे बढ़िया कौन सा है, सेब है। सेब के बारे में कहा है, इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना। सबसे बढ़िया जो फल है वो कौन सा होता है, सेब। सेब के बाद में कौन सा होता है, पाइन एप्पल। पाइन एप्पल के बाद में कौन सा है, केला है। केले के बाद में कौन सा है, पपीता। और पपीता के बाद में कौन सा है, गाजर है। कौन सा है, गाजर। ठीक है, चलो इधर लगे हाथ ऐसा करते हैं, अपन जेली को भी देख लेते हैं, दोनों का एक साथ पता चल जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए जेली। जेली की बात करें तो जेली के अंदर उपयुक्त फल कौन कौन से हैं, तो जेली के अंदर देखो कौन सा उपयुक्त फल है, अमरूद है। सबसे बेस्ट जो फल है वो कौन सा है, अमरूद है। अमरूद के बाद में जैसे देखा जाए तो नींबू वर्गीय फल है। नींबू वर्गीय फल इसके अंदर काम आ जाएंगे। ठीक है, तो अमरूद, अमरूद के बाद में कौन सा काम आ जाएगा, नींबू वर्गीय फल। कौन से काम आएंगे डियर स्टूडेंट्स, नींबू वर्गीय फल काम आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो नींबू वर्गीय फल। उसके बाद में काम आ जाएगा करौंदा। कौन सा आ जाएगा, करौंदा। और करौंदा के बाद कौन सा आ जाएगा, खट्टे सेब। कौन से आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, करौंदा के बाद में आएंगे खट्टे सेब। ठीक है, चलो उसके बाद में अगर हम बात करें उपयुक्त फल के बाद में तो देखते हैं इसमें फल भाग। तो जैम और जेली इन दोनों के अंदर जो फल भाग होता है वो कितना परसेंट होता है, 45%। और इधर भी कितना परसेंट होता है, इसके अंदर भी होता है 45% फल भाग होता है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या देखेंगे, अम्लता। जैम और जेली के अंदर अम्लता की बात करें तो जैम में होता है 0.50, कितना होता है 0.50 से 0.60 अम्लता होती है। तो इधर बात करें तो ये कितना होता है 0.75 से 0.90, यानी कि 0.75 से 90। आगे अगर हम बात करें अम्लता के बाद में जो नेक्स्ट चीज है TSS। तो डियर स्टूडेंट्स जो TSS है जैम का वो कितना होता है 68 डिग्री ब्रिक्स, 68 डिग्री ब्रिक्स होता है। और अगर हम किसकी बात करें जेली की तो यहाँ पर TSS कितना होता है 65 डिग्री ब्रिक्स, कितना होता है 65 डिग्री ब्रिक्स। आगे बात करें टेम्परेचर, किसकी बात करें टेम्परेचर, तो ये होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 219 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, टेम्परेचर 105 डिग्री सेंटीग्रेड या कितना 219 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेम जो टेम्परेचर है वो इधर होगा 105 डिग्री सेंटीग्रेड या कितना 219 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है ना। चलो अब जेली के अंदर एक दो चीज ज्यादा होती है, जैसे पीएच है, पीएच होता है जेली का 3.2, और उसके बाद में आपसे पूछेगा पीएच के अलावा ये पानी की मात्रा। ठीक है, तो जेली के अंदर पानी की जो मात्रा है, पानी की मात्रा कितनी होती है 33 से 38%, कितना होता है 33 से 38% है ना। और पैक्टिन कितने परसेंट होती है 1%, ये भी चाहो तो लिख लेना। जेली के अंदर उपयुक्त जो पैक्टिन है वो कितना होता है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए जो पैक्टिन है ये होनी चाहिए 1%। 2021 सुपरवाइजर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नोट करो जल्दी से इस चीज को। और भाई ये है ना, ये हो गया अंतर किसके अंदर, जैम के अंदर और जेली के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया जो अंतर है, और आपको दोनों चीजें एक साथ मिली है। इसमें आपको फायदा ये मिलेगा कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे जैम के लिए उपयुक्त फल कौन सा है, सेब, पाइनएप्पल, केला, पपीता और गाजर। क्लियर है। जेली के लिए कौन सा है, अमरूद, करौंदा, नींबू वर्गीय फल और कौन से खट्टे सेब। फल भाग की बात करें जैम और जेली दोनों में कितना होता है 45%। जेली के अंदर पैक्टिन की जो मात्रा होती है उपयुक्त वो कितनी होती है 1% होती है। अम्लता की बात करें 0.50 से 0.60, और जेली में होती है 0.75 से 0.90। बात करें TSS तो जैम में कितना होता है 68 डिग्री ब्रिक्स, और जेली में कितना होता है 65 डिग्री ब्रिक्स होता है। आगे बात करें तो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कितना है 105 डिग्री सेंटीग्रेड, 219 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसके अंदर भी कितना है 105 डिग्री सेंटीग्रेड, 219 से 221। पीएच की बात करें 3.2 है, पानी की मात्रा जो है कितना है 33 से 38% है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। चलिए प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और अब स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर अपन चर्चा करते हैं। चलो, मुरब्बा का सही शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द करेक्ट लिटरल मीनिंग ऑफ प्रिजर्व। आपको पता है कि जो मुरब्बा होता है तो ये मुरब्बा का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो देखिए चीनी की चाशनी युक्त उत्पाद, प्रोडक्ट्स कंटेनिंग शुगर सिरप, रवेदार उत्पाद, स्ट्रेची प्रोडक्ट, उसके बाद है तरल उत्पाद, लिक्विड प्रोडक्ट, और उसके बाद में उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो बताइए मुरब्बा जो होता है वो क्या होता है। तो देखो सबसे पहले तो ये देखना है मुरब्बा हेतु उपयुक्त फल, क्या देखना है मुरब्बा हेतु उपयुक्त फल। जल्दी से बताइए डियर स्टूडेंट्स कौन सा जो फल है वो मुरब्बा के लिए सबसे बढ़िया होता है। तो आप सबसे पहले क्या बताओगे, सबसे पहले बताओगे आंवला। कौन सा होता है आंवला। आंवला के बाद में होता है सेब। कौन सा होता है सेब। सेब के बाद में होता है पाइनएप्पल। कौन सा होता है पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल के बाद कौन सा होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है बील। कौन सा होता है बील। चलिए तो मुरब्बा के लिए जो सबसे बढ़िया फल है तो उसमें है आंवला, सेब, पाइनएप्पल और बील। और अब देखेंगे फल भाग। मुरब्बा के अंदर फल भाग कितना होता है
तो फल भाग होता है इसके अंदर 55%। कितना परसेंट होता है? 55% फल भाग होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब देखो सिंपल सा है कि मुरब्बा क्या है, तो मुरब्बा चीनी की चाशनी युक्त उत्पाद है। देखो भाई बच्चों क्या करते हैं, फलों के टुकड़ों को अपन जब डालते हैं किसके अंदर, चीनी के अंदर, चीनी की चाशनी के अंदर, तो फिर अपन इसको क्या कहते हैं, अपन कहते हैं कि ये प्रोडक्ट कॉन्टेनिंग शुगर सिरप, यानी कि ऐसा उत्पाद है जो चीनी की चाशनी के साथ में बनाया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए, बिल्कुल ठीक है। सबसे बढ़िया मुरब्बा किसका बनता है? आंवले का। किसका बनता है? आंवले का बनता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, बिलांसिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बिलांसिंग आप जानते हो कि 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो गर्म पानी है उसके अंदर फल और जो सब्जियां होती हैं उनको 2 से 5 मिनट तक डालकर तुरंत ठंडे पानी में डालना है, तो इसको क्या बोलते हैं? बिलांसिंग, है ना। तो बिलांसिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? द प्राइमरी पर्पज ऑफ बिलांसिंग इज एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, टू डिटेक्टिव एंजाइम्स, उसके बाद में छिलका हटाने के लिए, टू रिमूव द पील, नमी को कम करने के लिए, टू रिड्यूस मॉइस्चर, और लास्ट में है जीवाणुओं को निकालने के लिए, टू रिमूव बैक्टीरिया। बताइए आंसर दीजिए इसका, बिलांसिंग क्या होता है। देखते हैं किस किस का जो आंसर है वो सही आता है। सिंपल है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आंसर आप दीजिए कि बिलांसिंग क्यों करते हैं। अब देखो दो चीज आपसे पूछी जा सकती हैं। बिलांसिंग का उपयुक्त तापमान, ठीक है, बिलांसिंग का तापमान, तो तापमान के बारे में अगर हम बात करें तो ये कितना होता है? 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और अगर वो आपसे पूछे कि बिलांसिंग का जो समय होता है वो कितना है, तो समय आपको याद रखना है 2 से लेके 5 मिनट। कितना होता है? 2 से लेके 5 मिनट, ठीक है। चलो, बिलांसिंग का तापमान कितना है? 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और समय की बात करें तो समय कितना है? 2 से 5 मिनट। कितना है? 2 से 5 मिनट। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं कि बिलांसिंग जो होता है मुख्य रूप से टू डिटेक्टिव एंजाइम्स, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है। सबने बहुत बढ़िया आंसर दिया है और बहुत जोश के साथ आप लोग आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, सबका आंसर ए लगभग आ रहा है। तो ये क्यों करते हैं? एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, टू डिटेक्टिव एंजाइम्स। किस लिए करते हैं? टू डिटेक्टिव एंजाइम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयार फलपाक में प्रतीप शर्करा की मात्रा होनी चाहिए, यानी कि जो जैम रेडी है उसके अंदर जो है शर्करा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? वो भी कौन सी शर्करा है? प्रतीप शर्करा। बताओ, द फाइनल जैम शुड कंटेन इनवर्ट शुगर। बताओ, 0 से 10%, 15 से 29%, 30 से 49%, या उसके बाद में कितना है? 50%। बताइए। देखो इनवर्ट शुगर का मतलब क्या होता है? आपने जब जैम बनाया तो जैम बनाने के दौरान आपने शर्करा डाली, उसके अंदर चीनी डाली। अब जब जैम रेडी हो गया, चीनी के जो बॉन्ड हैं वो बिल्कुल टूट के फलों के साथ में मिल गए, तो जो लास्ट में शुगर बची वो कौन सी होती है? इनवर्ट शुगर, है ना। और इसकी जो मात्रा है वो कितनी ली जाती है? जल्दी बताओ। अगर इनवर्ट शुगर कम रह गई तो जैम के अंदर क्रिस्टल बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? क्रिस्टल बन सकते हैं। बताओ, 0 से 10%, 15 से 29%, 30 से 49%, 50 से कितना परसेंट है? 70%। बताइए कितनी मात्रा होनी चाहिए? बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों का आ रहा है। लगभग जो विद्यार्थी आंसर हैं वो बड़े ही ऊर्जा के साथ और उत्साह के साथ दे रहे हैं। 30 से लेकर के कितना? 49%। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। 30 से लेकर 49%। एक्यूरेट की बात करें तो ये 40% इसके अंदर काम आता है। कितना परसेंट? 40%, है ना। चलिए, ये रेडी फल पाक की है। वैसे अगर हम बात करें जैम के अंदर चीनी, तो मीठे फलों में 1 kg पे 750 ग्राम डालते हैं, खट्टे फलों में 1 kg पर कितना डालते हैं? 1.25 kg, है ना। वो हमारी प्राइमरी स्टेज की शुगर थी। लेकिन अगर हम बात करें कौन सी शर्करा की? इनवर्ट जो लास्ट में बची, तो वो कितनी होनी चाहिए? लगभग 40%। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो कितनी है? 30 से लेके 49%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बाबंद भोजन में फ्लैंट सावर सड़न का कारक है। बहुत ही उत्तम दर्जे का क्वेश्चन है। आंसर बताइए इसका। फ्लैट्स और स्पॉइलेज इन कैंड फूड इज कॉज्ड बाय, तो देखो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, उसके बाद है क्लोरोस्ट्रीडियम निग्रिफिलस, क्लोरोस्ट्रीडियम निग्रिफिलस, उसके बाद है क्लोरोस्ट्रीडियम
थर्मोसेक्रोफाइलिटकम, उसके बाद में बेटा कौन सा, ई कोलाई, कौन सा है, ई कोलाई। बताओ इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा कि डिब्बाबंद भोजन में फ्लैंट सावर सड़न का जो कारक है वो कौन सा है, फ्लैंट शोर स्पोलेज इन कैंड फूड। मैंने बताया था ना कि डिब्बाबंद भोजन कुछ दिनों के अंदर क्या होता है, खराब हो जाता है, उसको अपन खराब करने जो होता है उसके लिए कौन सा जो है सूक्ष्म जीव वो जिम्मेदार है, उसका आंसर दीजिए इनमें से, ठीक है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आपको बता रखा है जी। देखो एक तो ये याद रखना है, देखो एक है कौन सा है जिसका नाम है क्लोरोस्ट्रिडियम, क्या नाम इसका, क्लोरोस्ट्रिडियम, क्लोरोस्ट्रिडियम बोट्रुलिनम, क्लोरोस्ट्रिडियम बोट्रुलिनम। ये क्या करता है, खाद्य पदार्थों में संपूर्ण विषाक्तता पैदा करता है, क्या करता है, संपूर्ण विषाक्तता, खाद्य पदार्थों में संपूर्ण विषाक्तता पैदा करता है ना। अब बताओ फ्लैंट जो सड़न है उसका कारण कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर दीजिए। आपका जो आंसर है वो लगभग सही आ रहा है और सब लोगों का जो आपका आंसर है वो लगभग ये आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया है बेटा। तो ये किससे होता है, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस है ना, किससे होता है, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्लोरोस्ट्रिडियम बोट्रुलिनम, इससे क्या होता है, खाद्य पदार्थों में संपूर्ण विषाक्तता, खाद्य पदार्थों में क्या होती है, इससे संपूर्ण विषाक्तता होती है, किससे होती है, क्लोरोस्ट्रिडियम बोट्रुलिनम, क्या होती है, संपूर्ण विषाक्तता। और फ्लैंट सावर की अगर हम सड़न की बात करें तो ये होता है बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ठीक है, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। इन इंडिया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कम इनटू फोर्स इन दिस इन द ईयर 1998, 2001, उसके बाद 2003 या 2006। आंसर दीजिए बेटा, भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा एवं मानक जो अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ था, है ना। एक जो एक्ट है ये कब बना था, इसके बारे में आपको आंसर देना है। और एक बना था, देखो कौन सा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो ये बना था कब, 2011 के अंदर, कब बना, 2011। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ये बना 2011 के अंदर। और ये अगर आपसे पूछे कि जो इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे FSSA, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, कब बना था, तो ये आपका जो आंसर है वो आप आंसर दे रहे हैं, लगभग बच्चों का जो आंसर है वो बहुत बिल्कुल सटीक आ रहा है। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स FSO में भी पूछा गया था 2023 के अंदर, है ना। चलिए बिल्कुल उत्साह के साथ आंसर इसी प्रकार से देते रहिए, इसी एनर्जी को बनाते रहिए। तो इसका आंसर आपका कौन सा आ रहा है, डी, डी, सभी बच्चों का कौन सा आंसर आ रहा है, डी आंसर, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा सही होगा, डी, 2006 में बना था। और FSSAI ये कब बना, 2011 के अंदर, कब बना, 2011 के अंदर, है ना। और आगे बात करें, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI, ये इसकी बात करें तो ये कब बना था, 1950 के अंदर बना था। और कहां पर बना था, मैसूर कर्नाटक के अंदर, कहां बना था, ये बना था मैसूर, और मैसूर कहां पर है, कर्नाटक, ठीक है। चलिए मैसूर कर्नाटक के अंदर बना था, क्या नाम है इसका, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, मैसूर कर्नाटक। और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारत में फल परिरक्षण की प्रथम प्रयोगशाला कहां खोली गई थी, बताओ, देखते हैं कौन इसका सबसे पहले आंसर देता है। भारत में फल परिरक्षण की प्रथम प्रयोगशाला कहां खोली गई, जल्दी बताओ, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। भारत में फल परिरक्षण की, भारत में फल परिरक्षण की
प्रथम प्रयोगशाला जो थी वो कब खोली गई? जल्दी से इसका आंसर बताओ। क्या बात है बेटा, जल्दी आंसर बताओ इसका। और बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, कब खोली गई थी? तो आपका आंसर आ रहा है 1920। बहुत बढ़िया। तो इसको बेटा कब खोला गया था? 1920 के अंदर खोला गया था। लगभग स्टूडेंट्स जो हैं ऐसा आंसर दे रहे हैं, ठीक है। 1920 कहाँ खोली गई थी ये भी बता दिया। अच्छा, मुंबई महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया। तो ये खोली गई थी 1920। और कहाँ पे खोली गई थी? मुंबई। और ये मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। और एक चीज और है बेटा, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है एपीडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। तो अगर आपसे एपीडा पूछे तो एपीडा के बारे में क्या बताएंगे आप? ये होता है 13 फरवरी को खुला था, ये 13 फरवरी 1986। ये सारी सन आपको याद रखनी है, 13 फरवरी। और 13 फरवरी कब? 1986 को क्या बना था? एपीडा, है ना। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, है ना। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एपीडा क्या करता है, तो एपीडा जो है वो कृषि पदार्थों के जो उत्पाद होता है उस कृषि के उत्पादों के किसको? निर्यात को बढ़ाता है। किसको? निर्यात को, कि अपन को वो चीज ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों में भेजनी है। इसको कौन प्रेरित करता है? इसको करता है एपीडा। चलिए, फालसा स्क्वैश को परिरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रासायनिक परिरक्षक होगा फालसा। अब देखो, जामुन है, फालसा है, अनार है, स्ट्रॉबेरी है ना, ये जो रंगीन फल है, यहाँ कौन काम आता है बताओ? द केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फालसा स्क्वैश वुड बी। अब बताओ, फालसा के स्क्वैश को कौन परिरक्षित करेगा? सोडियम बेंजोएट, उसके बाद में है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, इसको बोलते हैं KMS, उसके बाद में पोटेशियम परमैंगनेट, और उसके बाद में कौन सा है? सोडियम अल्जीनेट। कौन सा है? सोडियम अल्जीनेट। बताइए, फालसा का जो क्या होता है? स्क्वैश होता है। क्या होता है? स्क्वैश। उसको परिरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चलो बताओ जल्दी से इसका, और आई थिंक कि आप इसका आंसर है बहुत जल्दी से बता देंगे। चलिए, आपको पता है कि रंगीन फलों में कौन काम आता है, रंगहीन फल उत्पादों में कौन काम आता है ना, ऐसी सब चीजें आपको पहले से बता रखी हैं। और क्या बात है, आप लोगों का आंसर आने भी लग गया है। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। आपका आंसर आ रहा है कि रंगीन फल उत्पादों में सोडियम बेंजोएट काम आता है। बहुत बढ़िया, है ना, शाबाश। और देखते हैं किस किस का आंसर आता है। चलिए तो देख लेते हैं इसका जो आंसर है। तो सोडियम बेंजोएट है ना, ये कौन से उत्पादों में आते हैं? रंगीन उत्पादों में। कौन से में आते हैं? रंगीन जो फल उत्पाद हैं उनके अंदर काम आता है, ठीक है। जैसे जामुन है, फालसा है, स्ट्रॉबेरी है, अनार है, अंगूर है। और जो है ना कौन सा? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये किस में काम आता है? रंगहीन उत्पादों में, है ना। रंगहीन उत्पाद और विभिन्न प्रकार के जो पेय पदार्थ है ना, वो जूस वगैरह, उनमें भी कौन काम आता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। अगर हम मात्रा की बात करें तो सोडियम बेंजोएट की मात्रा काम आती है 750 से 1000 ppm। कितनी काम आती है? 350 से 1000 ppm काम आती है। और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट की अगर हम बात करें तो 350 से 500 ppm, है ना। ये बात नोट कर लेना, 350 से कितना? 500 ppm, ठीक है। चलिए, ये किस में काम आता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट के अंदर। और आपको पता है कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट के अंदर पोटेशियम रंग उड़ा देता है, इसलिए इसका जो प्रयोग है केवल रंगहीन उत्पादों में किया जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। सोडियम बेंजोएट के अंदर जो परिरक्षण का काम करता है वो बेंजोइक अम्ल करता है, ये बता रखा है। और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट के अंदर जो परिरक्षण का काम करता है वो कौन करता है? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन करता है? सल्फर डाइऑक्साइड किसका काम करता है? परिरक्षण का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टमाटर केचप में काले रंग के यौगिक बनने का कारण इनके बीच अभिक्रिया होना है। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कलर कंपाउंड टू टोमेटो केचप इज ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन। देखो मैंने आपको बताया था कि टमाटर के सॉस
या केचप के अंदर काले रंग के जो यौगिक बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक नीक विकार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लिख लेना है इसको, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि ब्लैक नीक विकार क्या है, तो टमाटर के सॉस और केचप में जो काले रंग के यौगिक बनते हैं इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक नीक विकार बोलते हैं। तो आपको बताना है इस ब्लैक नीक विकार का कारण क्या है, ठीक है। चलो, पहला है टेनिन तथा लोहा, टेनिन एंड आयरन, है ना। लाइकोपिन तथा अम्ल, इसके बाद में इसको ये है लाइकोपिन तथा क्या है? लाइकोपिन और कौन सा है? एसिड। उसके बाद में है एसिडिक अम्ल तथा शर्करा, एसिडिक एसिड एंड शुगर, और लास्ट में नमक तथा शर्करा, सॉल्ट एंड शुगर। बताओ, ये जो टमाटर का सॉस या कौन सा होता है? केचप, तो इसमें काले रंग की जो यौगिक बन जाती है जिसको क्या बोलते हैं? ब्लैक नीक विकार बोलते हैं। तो आंसर बताइए, ये किन के बीच में जो क्रिया होती है उसका ये परिणाम है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, और बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप। ए आंसर देने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर दीजिए इसका, और आंसर ना सभी बच्चे दिया करो, आलस से मत किया करो। इससे क्या है, क्लास एकदम एनर्जेटिक रहती है ना। हाँ, तो ए आंसर देने वाले बच्चे बहुत बढ़िया बेटा दीजिए, और सबका जो लगभग आंसर है वो बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, ए आंसर है ना। चलो बढ़िया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, टेनिन तथा लोहा। अब मैंने आपको लिखाया था टेनिन प्लस फेरस ऑक्साइड, तो बात तो वही है, फेरस ऑक्साइड क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं। और यही कारण है कि उसको सॉस या केचप को ज्यादातर कांच की बोतल्स में भरा जाता है, क्योंकि वो फेरस ऑक्साइड। और मैंने बताया था ये कब होता है? ये टेनिन से होता है। तो इसलिए अपन को एक चीज और याद रखनी है, सॉस या केचप में लौंग को शीर्ष रहित करके डालना चाहिए। कैसे डालना चाहिए? शीर्ष रहित करके डालना चाहिए, शीर्ष रहित करके डालना चाहिए। और क्यों डालना चाहिए? क्योंकि लौंग के शीर्ष भाग में टेनिन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? लौंग के शीर्ष भाग में टेनिन उपस्थित होता है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? इस तरीके से ये जो लौंग होती है मसाला, इसके शीर्ष भाग में क्या होता है? जो हेड होता है इसके शीर्ष भाग में होता है टेनिन। क्या होता है? इसके शीर्ष भाग में टेनिन होता है ना। और ये टेनिन फेरस ऑक्साइड से क्या कर लेता है? अवक्रिया कर लेता है, और फिर ये बनाता है काले रंग के यौगिक। क्या बनाता है? काले रंग के यौगिक बनाता है, जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक नीक विकार, है ना। चलिए, क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ एकदम क्लियर है कि नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़ी बात इसके अंदर है नहीं, है ना। हाँ, थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि सॉस या केचप में लौंग को शीर्ष रहित करके डालना चाहिए, क्योंकि लौंग के शीर्ष भाग में टेनिन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? टेनिन उपस्थित होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैम फल पाक में अम्ल का प्रतिशत होता है। अब बताओ कितना परसेंट जो है अम्ल होता है जैम के अंदर? एसिड प्रेजेंट इन जैम 0.1 से 0.2, 0.5 टू 0.6, 0.9 टू 1.0, या फिर 1.5 टू 2.0 जैम में। अभी बताया था ये तो, है ना। आई होप कि आप इसको बिल्कुल जल्दी बता दोगे, इसमें कोई टेंशन भी नहीं है। और अब देखो, पॉइंट के पीछे 0 लगेगी तो उसका कोई वैल्यू होता ही नहीं है वैसे भी, है ना। तो आप इसको 0.10 बोलो या 0.1 बोलो, बात तो एक ही है ना। चलो बताओ, इसका आंसर जल्दी से दीजिए। और इसका आंसर देने में तो आपको फुर्ती दिखानी चाहिए। क्यों दिखानी चाहिए फुर्ती? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया है, ये क्वेश्चन आप पे आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आंसर तेजी से दीजिए बेटा। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। सबका जो आंसर आ रहा है वो आंसर कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है। तो यही तो बताया था, 0.50 से 0.60, है ना। और लगे हाथ जेली के भी देख लो, जेली के अंदर कितना होता है? 0.75 से 0.90, है ना, परसेंट।
0.75 यानी कि 0.7 से 0 कितना होता है 9, ठीक है। 0.7 से 0 कितना होता है 9 होता है। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फल एवं सब्जियों में विकिरण को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? रेडिएशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज आल्सो नाउन एज। देखो मैंने आपको बताया था कि फल और जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर अपन उनको स्थायी विधि के अंदर रेडिएशन से उपचारित करते हैं। किससे उपचारित करते हैं? रेडिएशन से। तो उस रेडिएशन से उपचारित करने को किस दूसरे नाम से जानते हैं? हालांकि मैंने आपको ये इसका नाम लिखा रखा है, फिर भी आप बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? कोल्ड स्टरलाइजेशन जिसको बोलते हैं शीत जीवाणुनाशन, पाश्चुरीकरण जिसको बोलते हैं पाश्चुराइजेशन, उसके बाद में फिल्ट्रेशन या यांत्रिक संरक्षण, मैकेनिकल प्रोसेसिंग। अब देखो मैकेनिकल तो होगा ही नहीं क्योंकि कैसा है? विकिरण के द्वारा है ना। देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्थायी विधि और अस्थायी विधि दोनों होती हैं। तो स्थायी विधि के अंदर जैसे आपको पता है जीवाणु विहीनीकरण क्रिया है, सुखाना है, किण्वन है, किण्वन के बाद रासायनिक परिरक्षक पदार्थों का प्रयोग है, उसके बाद में रेडिएशन का प्रयोग है, उसके बाद CO2 का प्रयोग है। तो रेडिएशन को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया बेटा, रेडिएशन को जो आंसर है आप लोगों के ज्यादातर ए आंसर आ रहे हैं, तो बताओ रेडिएशन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो इसका जो है तो इसका है बच्चों कौन सा? शीत जीवाणुनाशन। और कौन सा बोलते हैं? कोल्ड स्टरलाइजेशन। दूसरी बात आपको पता है कि अगर हमको रेडिएशन का प्रयोग करना है तो अपन को कौन सी गामा किरणें प्रयोग में लेनी पड़ती है? कौन सी किरणें? गामा किरणें, है ना। गामा किरणें इसके लिए क्या होती हैं? प्रयोग में होती हैं, ठीक है, गामा रेडिएशन, ठीक है। चलो गामा किरणें इसमें क्या होती है? फायदेमंद होती हैं। और जैसे कि आपको पता है आप हॉस्पिटल वगैरह जाते हो, वहां लिखा होता है कि ये जो जैसे एक्सरे वगैरह करवाते हैं कि बच्चों के लिए ये बहुत नुकसानदायक होता है ना। तो रेडिएशन जब उनको नुकसान पहुंचा सकती है तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी सी चीजें है ना। तो ये रेडिएशन को बोलते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन, या क्या कहा जाता है इसको? शीत जीवाणुनाशन भी इसको कह सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन एक बढ़िया पॉइंट का बन सकता है कि इसके लिए किरणें कौन सी काम में आती हैं, तो आप बताएंगे इसके लिए कौन सी किरणें काम आती हैं? गामा किरणें। कौन सी किरणें काम आती हैं? गामा किरणें। क्लियर है ना? चलो कोई डाउट? सबको क्लियर हो गया होगा गामा किरणें, कोल्ड स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरते हुए फलों के टुकड़ों या उनके छिलके कौन से उत्पाद में पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाई है, अब देखते हैं कौन कौन आंसर देगा। सस्पेंडेड स्लाइस ऑफ फ्रूट और इट्स पील्स आर फाउंड इन विच प्रोडक्ट? देखो इसको ऐसे भी कह सकता है कि कौन सा एक उत्पाद ऐसा है जिसके अंदर फलों को टुकड़ों सहित प्रयोग में करते हैं? बताओ इसके बारे में। फलपाक यानी कि जैम, अवलेह जेली, मार्मलेड और उसके बाद में अचार, पिकल। बताओ। सस्पेंडेड स्लाइस ऑफ फ्रूट्स और इट्स पील्स आर फाउंड इन विच प्रोडक्ट? बताओ तैरते हुए फलों के जो छिलके हैं वो कौन से उत्पाद के अंदर पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि यह एक प्रकार की जेली है जिसमें फलों को सबसे कैसे छिलके सहित प्रयोग करते हैं। और एक ही उत्पाद, अब जैसे अचार है, अचार के अंदर भी फलों का पिकल्स है ना, डालते हैं, फलों के छिलके उसके अंदर होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर तैरते हुए फल उत्पाद जो है फलों के टुकड़े और छिलके है ना। तो देखो जैम की बात करें तो फल का गूदा काम में लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर क्या काम में लेते हैं? पैक्टिन युक्त फलों का रस, पैक्टिन युक्त फल रस काम में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैक्टिन युक्त काम में लेते हैं फल रस। मार्मलेड कौन सा है? मार्मलेड, मार्मलेड एक प्रकार की जेली है और इसके अंदर फलों को जो है छिलके सहित प्रयोग में करते हैं, ठीक है। तो अब देखो मार्मलेड बनाने हेतु उपयोगी फल, ये भी तो देख लो, आपको पता होना चाहिए। मार्मलेड हेतु उपयोगी फल, तो उपयोगी फल जो है मार्मलेड के लिए सबसे पहला तो है संतरा, जिसको बोलते हैं मैंड्रिन। क्या कहा जाता है इसको? मैंड्रिन कहा जाता है। संतरा सबसे उपयोगी है ना। और उसके अलावा कौन सा है? नींबू वर्गीय फल है फिर, है ना। बाकी के फिर बचे हुए जो नींबू वर्गीय फल हैं उनका प्रयोग अपन कर सकते हैं। नींबू वर्गीय फल कौन सा है? नींबू वर्गीय फल है, ठीक है ना।
सबसे बढ़िया जो है वो आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? संतरा बताएंगे। मैंने कहा था ना आपको, मैंडरिन फॉर मार्मलेड। मार्मलेड इज अ टाइप ऑफ जेली। इसके अंदर फलों को कैसे काम में लेते हैं? छिलके सहित काम में अपन लेते हैं, ठीक है। और नींबू वर्गीय फलों से भी ये बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्रिस्टलाइज या रवेदार फल होते हैं, बताओ। क्रिस्टलाइज फ्रूट्स आर, क्या होता है बताओ? कैंडी जिसका आवरण पारदर्शी चीनी के दानों से ढका होता है। कैंडीज कोटेड विथ थिन ट्रांसपेरेंट कोटिंग ऑफ शुगर क्रिस्टल्स। उसके बाद में फ्रोजन फ्रूट्स यानी कि जमे हुए फल, जमे हुए मतलब बर्फ के अंदर जमे हुए, शहद में लिपटे हुए फल, फ्रूट्स कोटेड विथ हनी, और निर्जलीकृत फलों के घनाकार टुकड़े, क्यूब्स ऑफ डिहाइड्रेट फ्रूट्स। देखो क्रिस्टलाइज या रवेदार फल कौन से होते हैं, बताओ। कौन सा ऐसा जो उत्पाद है जो क्रिस्टलाइज या कैसा होता है, क्रिस्टलाइज फ्रूट्स होते हैं। जो रवेदार फल होते हैं वो कौन से इसके अंदर होते हैं? तो थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया है, बाकी सरल है ना। इसका आंसर देने में आप लोग देखो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बट थोड़ी कोशिश करोगे आराम से दे दोगे। क्रिस्टलाइज या रवेदार फल कौन से होते हैं? कैंडी जिसका आकार आवरण पारदर्शी चीनी के दानों से ढका होता हो, एक प्रकार की कैंडी है जो इसका जो आवरण है पारदर्शी चीनी से ढका होता है। फ्रोजन फल है, तो देखो फ्रोजन तो होगा ही नहीं बिल्कुल, है ना। शहद से लिपटे हुए फल है, ऐसा भी कुछ मौजूद नहीं होता है। उसके बाद में निर्जलीकृत फलों के घनाकार क्यूब्स टुकड़े। सूखे फल को अपन क्यों कह देंगे रवेदार या क्रिस्टलाइज? रवेदार या क्रिस्टलाइज कब होंगे? आपको पता है जेली के अंदर एक बेकार हो जाता है, कौन सा? क्रिस्टल जेली। आपको याद है जैसे बीपिंग जेली बताया था, जेली का रोना। उसके बाद बताया था आपको कौन सा? क्लाउडी या फॉगी जेली, जेली धुंधली हो जाती है। एक हो जाता है क्रिस्टल जेली जिसमें जेली के अंदर दानेदार बन जाते हैं ना, तो इसके अंदर जो है ये हो जाएगा ए। कैंडी जिसका आवरण पारदर्शी चीनी के दानों से ढका रहता है। कैंडीज कोटेड विद थिन ट्रांसपेरेंट कोटिंग ऑफ शुगर क्रिस्टल्स, है ना। ये जो उत्पाद है इसको अपन क्या कह देंगे? क्रिस्टलाइज या रवेदार फल। थोड़ा लैंग्वेज घुमाई थी, बाकी कुछ नहीं था। 5-10 बच्चों ने आंसर दिया भी है। ये आंसर बहुत बढ़िया बात है कि कुछ बच्चे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें। कांजी क्या है? वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट इज कांजी? कांजी क्या है डियर स्टूडेंट्स? देखो ये क्वेश्चन लगातार कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि कांजी क्या है, ठीक है। कांजी क्या है तो देखते हैं कांजी के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट हैं। काली गाजर का मसालेदार युक्त किण्वित रस, फर्मेंटेड स्पाइस बेवरेज जूस फ्रॉम ब्लैक कैरेट। ये ऐसा है कि भाई काली गाजर का किण्वित मसालेदार जो पेय पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं? कांजी बोलते हैं। उसके बाद काली गाजर का मसाले युक्त अकिण्वित रस, नॉन फर्मेंटेड स्पाइस बेवरेज जूस फ्रॉम ब्लैक कैरेट। तो काली गाजर का मसाले युक्त अकिण्वित, नॉन फर्मेंटेड, ठीक है। इसको देखें नॉन फर्मेंटेड। उसके बाद में है सेब का मसाले युक्त किण्वित रस, फर्मेंटेड स्पाइस बेवरेज जूस फ्रॉम एप्पल्स। लास्ट में काली गाजर का किण्वित रस, ओनली फर्मेंटेड जूस फ्रॉम ब्लैक कैरेट। आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर देने में आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। चलो जल्दी से आंसर दीजिए, और आपका जो आंसर है वो आंसर आ रहा है ए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्योंकि इसका आंसर तो आपको देना पड़ेगा। जेट और सुपरवाइजर दोनों के बच्चों को इसको बहुत बढ़िया से बताया ना। अब देखो काली गाजर में होता क्या है? गाजर दो प्रकार की होती है, यूरोपियन और कौन सी? एशियन। यूरोपियन में कैरोटीन होता है, पीले कलर की होती है। एशियन में एंथोसाइनिन होता है। जब ज्यादा एंथोसाइनिन बन जाता है तो फिर क्या हो जाता है? गाजर जो है वो कौन सी हो जाती है? बैंगनी कलर की हो जाती है ना। एक किस्म है जिसका नाम है पूषा आशिता। आपको याद है पूषा आशिता बैंगनी गाजर की किस्म है ना, बैंगनी रंग की गाजर की किस्म है ना, बैंगनी रंग की गाजर की किस्म, बैंगनी रंग की गाजर की किस्म है जिसका नाम है पूषा आशिता। क्या नाम है इसका? पूषा आशिता है ना, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ये हो जाएगा काली गाजर का मसाले युक्त किण्वित रस, ठीक है। फर्मेंटेड स्पाइस बेवरेज जूस फ्रॉम ब्लैक कैरेट, है ना।
काली गाजर का मसाले युक्त किण्वित रस। देखो क्या है, किण्वित है, मसालेदार रस है, जो किससे बनता है, काली गाजर का। काली गाजर का किण्वित मसालेदार जो रस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कांजी बोलते हैं ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, सबका एकदम सही बताया है, काली गाजर का किण्वित मसालेदार रस। ठीक है, फर्मेंटेड है, स्पाइस जो है पेय पदार्थ है, और मुख्य रूप से किससे बनता है, काली गाजर से बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल शरबत में शक्कर की मात्रा होती है, द शुगर कंटेंट कंसेंट्रेशन इन फ्रूट सिरप इज मोस्ट देन या मोर देन, द शुगर कंसेंट्रेशन इन फ्रूट सिरप इज मोर देन, यानी कि फल की शरबत में ना शक्कर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, बताओ कितनी होनी चाहिए। तो इसमें पहला है 66 डिग्री ब्रिक्स से ज्यादा, 55 डिग्री ब्रिक्स से ज्यादा, उसके बाद में 45 डिग्री ब्रिक्स से ज्यादा, या फिर 40 डिग्री ब्रिक्स से ज्यादा। फल की जो शरबत है इसके अंदर जो शुगर है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो 66 है, 55 है, 45 है, या फिर 40 है। आंसर दीजिए इसमें जो है कौन इसका आंसर देगा सबसे पहले। बहुत बढ़िया आंसर आपका लगातार आ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 66 डिग्री ब्रिक्स से ज्यादा। कितना हो जाएगा, 66 डिग्री ब्रिक्स से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली में सिनरेसिस होने का क्या कारण है। सिनरेसिस इन जेली ड्यू टू कम अम्ल, लो एसिड है, उच्च शर्करा या हाई शुगर है, उच्च पैक्टिन, या फिर कौन सा है, उच्च अम्ल। बताओ जेली का जो सिनरेसिस होता है एक प्रकार का जो विकार है, इस विकार के अंदर आपको बताना है कि सिनरेसिस का जो मुख्य कारण है। इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया बेटा है ना, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उच्च अम्ल। कौन सा हो जाएगा, उच्च अम्ल है ना। हाँ, क्योंकि ज्यादा चर्चा नहीं करनी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि जेली के अंदर जो सिनरेसिस होता है इसका जो मुख्य रूप से कारण है वो कौन सा है, हाई एसिड। कौन सा है, हाई एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्कलिंग साफ रस के रूप में जाना जाता है। देखो स्पार्कलिंग का मतलब होता है साफ फलों का रस है ना। कौन सा जाना जाता है, स्पार्कलिंग क्लियर जूस इज नाउन एज आरटीएस। इसको बोलते हैं बेटा रेडी टू सर्व। क्या बोलते हैं इसको, रेडी टू सर्व है ना। उसके बाद में कौन सा है, नेक्टर, उसके बाद में कॉर्डियल, और उसके बाद है उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ दीज। अब इसमें सिंपल तो यूं है, मैंने बताया था कि नींबू वर्गीय फलों का रस जिसको अपन बिना चीनी के परिरक्षित करते हैं उसको क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ इसको। अब इसके अंदर चीनी नहीं डाला जाता है, इसका जो भी आंसर है उसके अंदर चीनी नहीं होती। मैं आपको थोड़ा सा इसको और इजी कर देता हूँ ना। आपको याद है मैंने बताया था पानक, पानक में क्या होता है, फलों का गूदा होता है, चीनी होती है, फलों का रस होता है। मार्मलेड बताया था, मार्मलेड एक प्रकार की जेली होती है, ठीक है, जिसमें फलों को छिलके सहित प्रयोग करते हैं। और फिर बताया था आपको कॉर्डियल, क्या बताया था, कॉर्डियल बताया था। और कॉर्डियल में कहा था कि इसमें नींबू वर्गीय फलों का साफ छना हुआ रस जिसको अपन बिना चीनी के परिरक्षित करते हैं। किसके, बिना चीनी के परिरक्षित। क्या किया जाता है, इसको बिना चीनी के परिरक्षित किया जाता है। और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन बताता है। कॉर्डियल का टीएसएस, कॉर्डियल का जो टीएसएस होता है वो कितना है। अब देखो चीनी नहीं होती ना, जैसे कि आपको पता है पानक का टीएसएस, पानक इसको बोलते हैं स्क्वैश। क्या कहा जाता है इसको, स्क्वैश, स्क्वैश टीएसएस। तो स्क्वैश का तो आप बता दोगे, चीनी वगैरह होती है, इसके अंदर जूस होता है, पल्प होता है। तो इसका होता है 40 डिग्री ब्रिक्स। कितना होता है, 40 डिग्री ब्रिक्स होता है। और अगर हम प्यारे विद्यार्थियों बात करें किसकी, कॉर्डियल की, तो इसका जो टीएसएस होता है, इसका टीएसएस कितना होता है, 30 डिग्री ब्रिक्स होता है। कितना होता है, 30 डिग्री ब्रिक्स। कितना होता है, 30 डिग्री ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल अम्लीय फलों की डिब्बाबंदी के लिए प्रयुक्त डिब्बों का प्रकार है। लाल अम्लीय फलों की डिब्बाबंदी के लिए प्रयुक्त डिब्बों का प्रकार कौन सा है, ऐसा आपको बताना है। बताओ, द टाइप ऑफ कैन विच इज यूज्ड फॉर कैनिंग ऑफ एसिडिक रेड। ये अच्छा क्वेश्चन है कि एसिडिक फ्रूट के अंदर जो डब्बे होते हैं
वो कौन से होते हैं बताओ? आर एनेमल, उसके बाद में सी एनेमल, एस एनेमल, या उसके बाद में कौन सा है ए एनेमल। सिंपल सा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है आपके लिए, और देखते हैं इसका भी आंसर कौन देगा। इसका आंसर देने के लिए तो आपको बिल्कुल दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर दे भी रहे हैं कुछ बच्चे, जल्दी से आंसर दीजिए। आर एनेमल, सी एनेमल, उसके बाद में एस एनेमल, या उसके बाद में कौन सा ए एनेमल। तो देखो अधिक अम्लीय जो होते हैं उनके लिए अपन कौन सा काम में लेते हैं, इनके लिए कौन सा काम में लेते हैं, आर एनेमल के जो डब्बे होते हैं वो काम में लिया जाते हैं। क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बाबंदी के वायु निष्कासन किस तापमान पर करते हैं? जब हम डिब्बाबंदी करते हैं ना, कैनिंग, तो डिब्बाबंदी के बाद में आपको पता है कि जब डब्बों का ढक्कन लगाते हैं तो तापमान 70 से कम नहीं होना चाहिए ढक्कन बंद करते समय। प्रोसेसिंग करते हैं फलों की, करते हैं कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सब्जियों की 115 से 121 है ना। तो वायु निष्कासन बताओ, ठीक है। वायु निष्कासन अपन कितने पे करते हैं? एट व्हाट टेम्परेचर कैनिंग एयर इज रिमूव्ड? 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 से 50, 82 से 100, या 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए इनको अपन जो है वो क्या करते हैं, किस टेम्परेचर पर वायु का निष्कासन करते हैं? 60 से 70 है, 40 से कितना है 50 है, और 82 से कितना है 100 है। तो कितने पर है 82 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक चीज और लिखेंगे, डब्बों का ढक्कन बंद करते समय, डिब्बों का ढक्कन बंद करते समय, तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। 70 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितने से कम नहीं होना चाहिए? 70 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए ना। डब्बों का ढक्कन बंद करते समय जो तापमान है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। फलवा सब्जियों की डिब्बाबंदी करते समय वायु निष्कासन हेतु डिब्बों में खाली स्थान रखते हैं। ये क्वेश्चन अभी आया था, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कोटा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। while canning fruits and vegetables, an empty space is kept in the box for the expulsion air, है ना। तो इसकी जो एक्सप्लोशन एयर होती है, या इसको हवा के निष्कासन के लिए ना, इसको बोलते हैं एक्सहॉस्टेशन, या वायु को निकालने के लिए जो डिब्बों का जगह है वो कितना खाली रखते हैं? 1.5, 0.5, 1.0, या कितना 2.0। बताओ कितनी जो जगह है वो खाली रखी जाती है? जल्दी से इसका बात बताओ, कितनी जगह खाली रखी जाती है? तो डियर स्टूडेंट्स ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर जो जगह है वो खाली रखी जाती है। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर जो है वो जगह खाली रखी जाती है। और आज के सेशन का एक जो अंतिम क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। सब्जी की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत रखा जाता है। द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट कीप्ड इन कैनिंग ऑफ वेजिटेबल्स। बताओ इसको बोलते हैं सिरपिंग। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, ब्राइनिंग। फलों को चीनी की शर्करा में रखना सिरपिंग, और नमक के घोल में सब्जियों को रखना क्या कहते हैं? ब्राइनिंग। तो जल्दी से बताओ ब्राइनिंग के लिए नमक के घोल की जो सांद्रता है वो कितनी होनी चाहिए? चलो 5%, 6%, 2% या 8%। फलों के टुकड़ों को डिब्बाबंदी के दौरान चीनी की चाशनी में भरना सिरपिंग कहलाता है। इसके लिए 20 से 55 डिग्री ब्रिक्स चीनी की चाशनी बनाते हैं। कितना? 20 से 55 डिग्री ब्रिक्स क्या बनाते हैं? चाशनी। व्हाट इज सिरपिंग कॉल्ड? तो आप बताओगे डिब्बाबंदी के दौरान फलों को चीनी की चाशनी में सुरक्षित रखना। और सिरपिंग के बाद ब्राइनिंग पूछे तो सब्जियों को डब्बाबंदी के दौरान नमक के घोल में सुरक्षित रखना, और इसको क्या कहा जाता है? ब्राइनिंग कहा जाता है। और ब्राइनिंग के लिए जो नमक के घोल की सांद्रता होती है उसको अपन कितना काम में लेते हैं? केवल 2%। और सिरपिंग के लिए चीनी की चाशनी 20 से 55 डिग्री ब्रिक्स। बहुत बढ़िया आपका आंसर आया है, सबने जो है आंसर दिया है कौन सा? 2%।
आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आज लोकतंत्र का बड़ा उत्सव है, सभी बच्चे आज जाएं अपने अपने बूथों पर और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएं। आप अपना वोट जरूर डालें, ठीक है। चलिए, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।